अरे देखो देखो रज्जो आई है। क्या बात है बहन, आज तो हम दिवाली मनाएंगे। क्यों? अरे विमला देखो। तभी दूसरा भाई सुरेश भी आ जाता है। अरे कमला देखो रज्जो आई है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो ऐसे भाई मिले। अरे भाभी बस करो, क्या बताओ, ससुराल की जिम्मेदारी के आगे मायका कहाँ याद रह जाता है। लेकिन इस बार तो रुक कर जाऊंगी, पुराने सारे हिसाब किताब करके। हिसाब किताब मतलब? अरे मतलब कि जैसे इतने सालों में जो सूट लेना था, न्योता, शगुन, सब कुछ। अरे हाँ दीदी, क्यों नहीं, सूट की पूरी दुकान लगा देंगे आपके दोनों भाई। तो सारा हिसाब हम भी क्लियर करके ही भेजेंगे इस बार। वैसे जीजाजी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए वो? अरे जीजाजी तो आ रहे होंगे, उन्होंने कहा था तुम पहले चली जाओ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। अरे वाह, तो जीजाजी भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा। सुना ना आपने? बहुत बढ़िया। चलो सुरेश तू भी आ जा, हम दोनों बाजार से कुछ सामान ले आते हैं। आज तो जमकर पार्टी होगी भाई। रज्जो फ्रेश होकर बाहर आई। दोनों भाभियां किचन में चाय बना रही थी। रज्जो मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंची। अरे भाभी, तुम लोग तो बिना मेरे ही शुरू हो गए। चलो अब मैं भी हाथ बटाती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप बैठिए, हम बना लेंगे। वैसे बताइए, इतने दिन कहाँ रही आप? कितना याद किया हमने आपको। हाँ जीजी, सच में। एक तो आप आती नहीं, फोन करती नहीं। हम सोचते थे शायद हमसे कोई गलती हो गई। अरे भूली नहीं भाभी, बस जिंदगी ऐसी उलझ गई कि खैर छोड़ो, अब तो आ गई ना। ये बताओ यहाँ सब कैसा चल रहा है, दोनों भाई कैसे हैं? दीदी, सुरेश जी तो हर त्योहार पर कहते हैं काश रज्जो होती। रमेश जी भी बस यही कहते रहते थे। अब तो मैं इस घर से तभी जाऊंगी जब ये दोनों भाई ना कह दे। बिल्कुल दीदी, वो क्यों कहेंगे जाने के लिए। अब तो आप महीने भर रुकोगे ना, हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। रज्जो अपने कमरे में जाती है और फोन लगाती है। हाँ बोलो, पहुंच गई तुम? हाँ जी पहुंच गई, सब बिल्कुल ठीक है। किसी को कुछ शक तो नहीं हुआ? अरे बिल्कुल नहीं, दोनों भाई तो मेरे पैर पकड़ने को तैयार बैठे हैं। भाभियां पूजा की थाली लेकर खड़ी हो गई थी। अच्छा है, तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं ना सब। अरे सम्मान क्या, खूब इज्जत कर रहे हैं। रमेश तो कह रहा था साल भर रुक जाओ, सुरेश भी कह रहा था महीना तो रुक के ही जाना। बहुत बढ़िया, मेरा प्लान एकदम सही चल रहा है। हाँ जी, मेरी दोनों भाभियां मेरी सेवा में लगी है। कह रही थी दीदी आप आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। सुनो रज्जू, तुम वहां अच्छे से रहना, लेकिन याद रखना तुम वहां क्यों गई हो। हाँ जी मुझे याद है, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ किया था वो भूलना मत। मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब मुझे जरूरत थी तब एक फोन तक नहीं आया था। हाँ, और मुझे रोज फोन करना, हर बात बताते रहना। जी बिल्कुल, अब मैं रखती हूँ, भाभियां बुला रही होंगी। ठीक है। रज्जू फोन रखकर शीशे में अपना चेहरा देखती है और मुस्कुराती है। वो बाहर आती है। दोनों भाइयों के बेटे टीवी देख रहे थे। अरे ये कौन है? रमेश का बेटा रज्जू है ना? हाँ बुआ जी प्रणाम। जीतते रहो बेटा, कितना बड़ा हो गया। और ये सुरेश का बेटा विक्की। जी बुआ जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। अरे राजू, तुम्हारी बाइक तो नहीं है? हैं? मैंने अभी बाहर देखी, तुम्हारी है ना? जी बुआ, पापा ने पिछले महीने दिलवाई है। वाह, कितने की है? 1.5 लाख की है बुआ। अरे बाप रे, रमेश तो बहुत पैसे वाला हो गया। और विक्की तुम्हारे पास? मेरे पास स्कूटी है बुआ, पर राजू की बाइक की एक चाबी मेरे पास रहती है। चाबी होना और बाइक होना अलग अलग बात होती है। वैसे स्कूटी भी अच्छी है। तो तुम्हारे पापा ने बाइक नहीं दिलवाई? नहीं बुआ, पापा ने कहा अभी स्कूटी से काम चला लो। शायद सुरेश के पास इतने पैसे नहीं होंगे। राजू, तुम्हारे पापा तो बड़े बिजनेसमैन है ना? बुआ, विक्की के पापा का भी अच्छा काम है। वैसे भी हम दोनों तो भाई है ना। हाँ, लेकिन रमेश का स्टेटस तो अलग है, सबको पता है। विक्की बेटा तुम परेशान मत हो ना, तुम्हारे पापा भी एक दिन बड़े आदमी बनेंगे। तब तक इसके रहमों पर रहो। मेरे पापा भी बड़े आदमी है बुआ, और पापा कहते हैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। अरे हाँ, मैं कब कह रही हूँ नहीं है, बस राजू के पापा थोड़े ज्यादा पैसे वाले हैं। तुम्हारे पापा होते तो वो भी तुम्हें लाखों की बाइक ना दिलाते। रज्जू ये बोलकर निकल जाती है, लेकिन विक्की के मन में अब राजू और उसके पापा को लेकर कई सवाल उठने लगते हैं। रज्जू किचन में आती है। दोनों भाभियां खाना बना रही थी। अरे विमला, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट होता होगा। बस दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, माँ हमेशा कहती थी विमला बहुत अच्छा खाना बनाती है। कमला चुप हो जाती है। माँ तो हमेशा विमला की तारीफ करती रहती थी, याद है ना विमला?
हाँ जी दीदी। माँ कहती थी विमला जैसी बहू लाखों में एक मिलती है। सच बोलो तो माँ को विमला से बहुत प्यार था। जीजी माँ तो मुझसे भी प्यार करती थी। हाँ हाँ, तुमसे भी करती थी, लेकिन विमला उनकी खास थी। माँ ने खुद मुझसे कहा था विमला जैसी बहू मिल गई तो घर की लक्ष्मी आ गई। अरे दीदी आप भी ना। जीजी मैं भी माँ जी की सेवा करती थी। अरे हाँ, तुम भी करती थी, पर विमला थोड़ी ज्यादा समझदार है। माँ हमेशा कहती थी रमेश को तो सोने की चिड़िया मिल गई। माँ जी ने मेरी भी तारीफ की थी। अरे की होगी, लेकिन विमला की तारीफ तो रोज कहती थी, तुम्हारी कभी कभार। दीदी कमला भी बहुत अच्छी है। हाँ है तो, तुम्हारी बात कुछ और है। माँ ने तो मुझे फोन पर भी कहा था कि विमला सबसे अच्छी बहू है। कमला गुस्से में बर्तन रखती है। मैं पानी लेकर आती हूँ। कमला बाहर चली जाती है। रज्जू वापस किचन में आती है। विमला चाय बना रही थी। अरे विमला कमला कहाँ गई? पानी लेने गई है दीदी। अच्छा, वैसे तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, नहीं है क्या? हाँ दीदी, रमेश ने पिछले हफ्ते दिलवाई है। वाह, रमेश बहुत ध्यान रखता है तुम्हारा। कमला की साड़ी तो पुरानी लग रही थी। दीदी सुरेश भी कमला का ध्यान रखते हैं। हाँ रखते होंगे, पर रमेश जितना तो नहीं। क्या छोड़ो। शाम को सभी खाना खाने बैठे। रज्जू ने खाना बनाया था। दोनों भाई चिंतित होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। रमेश कमरे में आता है। विमला बिस्तर पर बैठी थी। विमला कल मैं और सुरेश रज्जू से बात करेंगे। नहीं नहीं ऐसा मत करना, कुछ दिन के लिए तो आई है रज्जू दीदी। अरे क्यों? घर में इतनी लड़ाई हो रही है और तुम कह रही हो कि कुछ दिनों के लिए आई है। क्या कुछ दिनों में ही घर टूट नहीं जाएगा? और अगर दीदी बुरा मान गई तो फिर कहेंगी भाइयों ने निकाल दिया, तो फिर क्या करें? मैं पता करती हूँ मामला क्या है। तुम कैसे पता करोगी? अब जासूसी करोगी क्या? अपने परिवार को बचाने के लिए ये भी करूंगी। मैं देखूंगी दीदी क्या कर रही है, किससे बात करती है। लेकिन विमला आप फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। हम एक परिवार है, हमें बाहर से नहीं अब अपनों से ही खतरा दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि दीदी क्यों ऐसा कर रही है। अगली बार विमला रज्जू पर नजर रखने लगती है। रज्जू कमरे में फोन पर बात कर रही थी। विमला दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनती है। हाँ जी, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। विमला ध्यान से सुनती है। कमला और विक्की तो पहले ही परेशान हो गए, अब विमला को करना है। विमला चौंक जाती है। हाँ जी, दोनों भाइयों में भी लड़ाई करवानी है, फिर देखती हूँ कैसे रहते एक साथ। विमला घबरा जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था। इन लोगों ने मेरे साथ जो किया था उसका बदला लेना जरूरी है। विमला जल्दी से वहां से हट जाती है। वो सीधे किचन में जाती है जहां कमला बैठी थी। कमला, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? दीदी जानबूझकर हमारे बीच लड़ाई करवा रही है। क्या? आपको कैसे पता? मैंने उन्हें फोन पर बात करते हुए सुना। वो किसी से कह रही थी कि प्लान सही चल रहा है। अरे बाप रे, लेकिन क्यों? कुछ पुरानी बात है। उन्होंने कहा बदला लेना जरूरी है, लेकिन किससे क्यों कहा ये नहीं पता चला। अब क्या करें? वो किससे बात कर रही थी? क्यों अपना घर तोड़ने की सोच रही थी? कैसे पता लगाएंगे? हमें दोनों भाइयों को बताना होगा, लेकिन सबूत चाहिए। बिना सबूत के कैसे बात करेंगे? आप ठीक कह रही हो, दोनों भाई इतना मानते हैं, लेकिन उनकी ऐसी हरकत। खैर, रात को दोनों भाई चुपके से मिलते हैं और प्लान बनाते हैं। सुरेश, हमें प्लान बनाना होगा जिससे रज्जो खुद ही उगल दे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। हाँ भाई, रज्जो जानबूझकर ये सब कर रही है, लेकिन पूछने पर मानेगी तो नहीं। जाने को बोल भी नहीं सकते, तो करे तो क्या करे? विमला ने बताया कि उसने फोन पर बात सुनी थी। वो किसी से बात कर रही थी। पुराना बदला हम लोगों से लेकर रहेगी। पुराना बदला? कैसा बदला? भाई हमने क्या किया? बिना किसी लड़ाई की इसने आना भी छोड़ दिया था। भाई ये तो ये कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि अब क्या करें? हम दिखावे के लिए लड़ेंगे। रज्जो को लगेगा कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। फिर मैं रज्जो के सामने तुम्हारी बुराई करूंगा। देखते हैं वो क्या कहती है। ठीक है भाई, कोशिश करते हैं। आखिर वो खुद ही तो ये चाहती है। अगले दिन दोपहर को रमेश जोर से चिल्लाता है, सुरेश तुमने मेरी फाइल क्यों उठाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कोई फाइल नहीं उठाई। और ये कैसी बात कर रहे हैं आप? झूठ मत बोलो, तो हमेशा ऐसा ही करते हो। वैसे भी रहना है साथ में तो तमीज से रहो, समझे? हद करते हो रमेश, बात करने का ये तरीका नहीं होता। तभी रज्जो बीच में आती है। अरे भाई क्या हो रहा है? लड़ क्यों रहे हो? रज्जो तुम जानती नहीं हो, तुम दूर रहो इस मैटर से। रज्जो मन ही मन खुश हो जाती है। मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। शाम को रज्जो फोन पर बात करती है। विमला दरवाजे के बाहर सुन रही थी। हाँ जी, दोनों भाई अब लड़ रहे हैं।
इन लोगों ने आपकी बेइज्जती की थी ना, आप देखो। बहुत अच्छा, तुम्हारा प्लान काम कर रहा है। आपको याद है ना, जब हमें जरूरत थी तब इन दोनों ने क्या किया था? हाँ, तुम्हारे पति की कितनी बेइज्जती की थी, मेरी बेइज्जती की थी। इन लोगों को कहीं का ना छोड़ना रज्जो। और फिर घर से निकाल दिया था, कहा था तुम लालची हो। मैं होती ना उस वक्त वहां तो। खैर कोई बात नहीं है, अब देखो कैसे मजा चखाती हूँ इन दोनों को। ये बात दोनों भाभियां सुन लेती है और पतियों के पास जाती है। दोनों भाभियां रमेश और सुरेश को बुलाती हैं। सुनिए, हमें सब पता चल गया। क्या पता चला? दीदी बदला ले रही है, उनके पति को आप लोगों ने बेइज्जत करके निकाला था। क्या? हमने कब बेइज्जती की? रुको रुको रुको, मुझे याद आ रहा है। क्या भाई? मुझे तो नहीं लगता हमने कभी भी ऐसा कुछ किया है। 5 साल पहले रज्जू के पति ने हमारे पास पैसे मांगे थे, बहुत बड़ी रकम। हाँ, और जब हमने मना किया तो उसने बहुत बुरा बर्ताव किया था, कह रहा था कि वो रज्जू को छोड़ देगा। उसे माँ को भी गालियां दी थी, कहा था कि हम लालची है। तब हमने उसे समझाया था कि ऐसा नहीं करते। इसका मतलब वही रज्जू को भड़का रहा है। लेकिन मुझे याद है कि वह कैसे अक्सर हम लोगों से पैसे लेकर जाता था और नहीं देने पर रज्जू को तलाक देने की बात करता था। लेकिन दीदी तो कुछ और ही बता रही है। वो कह रही थी कि आप लोगों ने उन्हें गरीब कहकर निकाला। ये बिल्कुल झूठ है, वो तो उस वक्त वहां थी भी नहीं। खैर, आने दो उसके पति को, आमने सामने सब क्लियर करेंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। विमला दरवाजा खोलती है। जीजा जी आइए आइए। रज्जू का पति अंदर आता है। रज्जू खुश होकर उनके पास जाती है। अरे आप आ गए, देखिए यहाँ कितना मजा आ रहा है। हाँ, तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कुछ दिन रुक जाओ। वो क्या ना, थोड़े मजे मैं भी ले लूं। सभी समझ जाते हैं कि रज्जू और उसका पति किस बात की बात कर रहे हैं। बस फिर क्या था, प्लान शुरू हो जाता है रज्जू के पति की सच्चाई को सामने लाने का। जीजा जी, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। वैसे पूछना तो मुझे भी बहुत कुछ है। सुना लड़ाई झगड़ा हो रहा है इस घर में, अब अलग होने की बात भी हो रही है। क्यों भाई? हाँ वो तो है, लेकिन आप बहुत बदल गए हो। पहले तो आप हर बात पर रज्जू को तलाक देने की धमकी देते थे, पैसे ना दे तो। अब तो काफी दिनों से आप पैसों की डिमांड लेकर भी नहीं आए। पति चौंक जाता है। ये सब बकवास है। मैं कब आया पैसे लेने? झूठ, साफ झूठ। अरे ठीक है ना जीजा जी, कोई बात नहीं। वैसे ये देखिए, ये सारे गूगल पे जो मैंने आपको किए थे। वैसे रज्जू को तलाक देने की धमकी दे देकर आपने तो हम लोगों को शादी के कई साल तक लूटा। पर चलो, अब तो आप ठीक लग रहे हैं। हाँ, अब आप सुधर गए हो, ये बहुत अच्छी बात है। सुधर गया? तुम भुक्खड़ों ने पैसे देने बंद कर दिए और रज्जू मेरे गले मड़ती, गले में सांप की तरह लिए फिरता हूं इसको। हमने कुछ गलत नहीं कहा जीजा जी। अरे मैंने रज्जू से शादी पैसों के लिए की थी। तुम लोग अमीर थे, मुझे लगा पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन धोखा दे दिया। पिछली बार तो घर से बेइज्जती करके निकाला था उस बुड्ढे से सुनने, अच्छा हुआ कि चल बसा। सब चौंक जाते हैं। रज्जू का मुंह खुला रह जाता है। वाह रज्जू, तुम्हारे हाथ का खाना तो कमाल का है। हाँ भाई, बिल्कुल माँ जैसा स्वाद। अरे भाई, मैंने तो विमला से सीखा है, वो कितना अच्छा बनाती है। कमला चुपचाप खाना खाती रहती है। कमला, तुम्हें कैसा लगा? हाँ ठीक है। बस ठीक, विमला ने तो कहा बहुत स्वादिष्ट है। जी दीदी, बहुत अच्छा बनाया। मुझे सिर दर्द हो रहा है, मैं कमरे में जाती हूँ। कमला उठकर चली जाती है। सुरेश भी उसके पीछे जाता है। पति गुस्से में निकल जाता है। मैंने सबको तकलीफ दी, विक्की को, राजू को, कमला को, विमला को। दीदी, अब सब ठीक हो जाएगा। राजू और विक्की आते हैं। बुआ, हम सब साथ हैं। हाँ बुआ, आप रोइए मत। रज्जू उन्हें गले लगाती है। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। अब यही तुम्हारा घर है रज्जू, हमेशा के लिए। हाँ, और परिवार साथ रहता है। रज्जू मुस्कुराते हुए रोती है। मुझे मेरा असली घर मिल गया, मेरे भाई मिल गए। इस महीने तो हमारा गोल्डन अचार के बिजनेस में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट तो होना ही है बेटा, तो इतने सालों से इतनी मेहनत से जो काम कर रहा है। बिल्कुल सही, सब तेरी मेहनत का नतीजा है बेटा। अच्छा जी, और जो मैं भैया की मदद करता हूँ उसका क्या? इस बिजनेस में मेरा भी तो योगदान है। विवेक की मदद के बिना थोड़ी ना हमारा अचार का बिजनेस चल सकता है। पर अब हमें बिजनेस चलाने के साथ साथ देवर जी की शादी का भी ख्याल करना चाहिए। अरे उम्र हो गई है उनकी शादी की। इतनी भी क्या जल्दी है भाभी शादी की? भैया से तो 10 साल छोटा हूँ। अभी तो मैं मासूम सा छोटा सा बच्चा हूँ।
विवेक की आवाज सुनकर सभी घर वाले हंसने लगते हैं। मधुर, जो कि विवेक से 10 साल बड़ा था, उसने अपनी शादी के बाद गोल्डन अचार के नाम से अपना अचार का बिजनेस शुरू किया था, जिसे मधुर और सपना दोनों मिलकर संभालते थे और इसमें विवेक भी उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था। ऐसे ही एक दिन, ये देखो कितनी बढ़िया लड़की है। हाँ, लड़की तो बहुत अच्छी है माँ जी, विवेक के साथ खूब जचेगी। बस विवेक भी इसके लिए हाँ बोल दे तो अच्छी बात है। उसकी पसंद ही सबसे जरूरी है। मेरी भी हाँ है। अगर आप सबको पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। ऐसे ही थोड़े वक्त बाद विवेक की शादी प्रिया से हो जाती है। एक दिन जब प्रिया रसोई में दूध उबाल रही थी, तभी उसके फोन पर फोन आता है। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? हाँ, यहाँ सब ठीक है। आप बताओ, मेरे बिना मन लग रहा है ना आपका? प्रिया फोन में बात करने में इतनी ज्यादा खो जाती है कि गैस पर रखा दूध उबलकर पूरे रसोई में फैल जाता है। अरे प्रिया, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सारा का सारा दूध उबलकर बाहर आ गया, देखो। अरे वो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, उनका फोन आ गया तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि गैस तेज है। कोई बात नहीं, पर थोड़ा ध्यान रखा करो। कितना नुकसान हो गया। अब दूध भी कितना महंगा आता है, तुम जानती हो। अब बताओ, दोबारा दूध लेकर आना पड़ेगा, खामखा के पैसे खर्च होंगे। जी, आगे से ध्यान रखूंगी। बिल्कुल, एक एक चीज का ध्यान रखा करो। वैसे भी ऐसा काम ना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही अगर रोज किसी न किसी चीज की बर्बादी होगी तो पैसे का नुकसान ही होगा, बचत तो होगी नहीं। सपना की बात सुनकर प्रिया को बुरा लग जाता है, जिसके बाद प्रिया वहां से चली जाती है और रसोई की सफाई करती है। समझती क्या है दीदी खुद को, पैसा पैसा पैसा, जब देखो तब पैसे के लिए सुनाती रहती है। जहां एक तरफ विवेक और मधुर मिलकर गोल्डन अचार का काम संभाल रहे थे, वहीं घर पर प्रिया और सपना की खटपट दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे ही एक दिन बाजार में साड़ी की दुकान पर, भैया घर पर पहनने वाली बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखा दीजिए। हाँ, 3000 से नीचे की कोई साड़ी मत दिखाना भैया। अरे इतनी महंगी साड़ी का क्या करोगी तुम प्रिया? 1000 की साड़ी ले लो, बहुत है, घर पे ही तो पहननी है। तुम्हें कौन सा पार्टी में जाना है? जी बहन जी, जैसा आपको सही लगे, मैं आपको बढ़िया बढ़िया महंगी साड़ी दिखा देता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है महंगी साड़ी दिखाने की भैया, ठीक ठीक सी रेंज की साड़ियां दिखा दो। वैसे भी पैसे तो मेरे पति की जेब से ही जाने हैं। तो मेरा पति भी तो आपके पति की मदद करता है ना गोल्डन अचार का बिजनेस संभालने में, तो जितना मेरा मन करेगा उतनी की साड़ी ले लूंगी। बस मदद ही करता है, लेकिन सारा काम मेरा पति करता है। अरे बहन जी, आप बहस मत कीजिए, सभी लोग देख रहे हैं आपको बहस करनी है तो आप बाहर चली जाइए। प्रिया और सपना दोनों बहस करते हुए साड़ी की दुकान से बाहर आ जाती है और घर आकर दोनों के बीच में खूब बहस होती है। ऐसे ही एक दिन जब प्रिया सब्जी वाले से बिना मोल भाव की सब्जी ले रही थी, तब अरे ये क्या, सब्जी वाले ने 100 रुपया कहा था तो तुमने 100 रुपए किलो की सब्जी खरीद ली। थोड़ा मोल भाव कर लिया करो। अरे मोल भाव क्या करना है, वो तो गवार औरतें करती है। जितने की सब्जी आती है उतने की सब्जी ले लो और काम खत्म करो। हाँ, तुम तो यही बोलोगी ना, बैठे बैठे पैसे जो मिल रहे हैं तुम्हें, तुम्हारा पति मेरे पति से पैसे लेता है और तुम बस उसे ऐसे ही उड़ाने में लगी रहती हो। कभी महंगी साड़ी, कभी बिना मोल भाव की सब्जियां। अरे तो मेरा पति भी तो मदद करता है, तभी पैसे मिलते हैं ना, फ्री में तो नहीं देते आपके पति पैसे। जितना तुम्हारा पति काम करता है ना, उससे ज्यादा बाकी के वर्कर काम कर लेते हैं। तो एक काम कीजिए, आप खुद ही ले लीजिए सब्जियां, मुझे नहीं खरीदनी सब्जी। प्रिया ठेले पर वापस से सब्जियां पटक कर अंदर आ जाती है और सपना मोल भाव करके वापस से सब्जी वाले से फिर से सब्जियां लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और सपना जब भी प्रिया को समझाने की कोशिश करती तो प्रिया उस बात का गलत मतलब निकालकर उसे लड़ाई का रूप दे देती थी। ऐसे ही एक दिन, बस बहुत हो गया, अब मैं सपना दीदी की मनमानी और नहीं सहने वाली। अरे बहू क्या हो गया, क्यों तुम दोनों बहस कर रही हो? बात यह है कि आपकी बहू को कुछ भी कह दो, किसी बात के लिए समझा दो तो बस ये सिर के बालों को नोचने को आती है। प्रिया, तो इसमें बहस करने की क्या बात है? सपना तुमसे बड़ी है, अगर वो तुमसे कुछ कह देती है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? छोटी हूँ, इसी बात का तो फायदा उठाती है ना दीदी। हर रोज मुझे दिन में 50 बार ये बात याद दिलवाती है कि जो कमाई करता है सिर्फ मेरा पति करता है, विवेक जी तो कुछ करते ही नहीं। हम दोनों तो मुफ्त का खाना खा रहे हैं, मुफ्त का उड़ा रहे हैं। तो जो सही बात है वही तो बोलती हूँ। अब तुम्हें इसमें बुरा लगता है तो मैं क्या करूं? गोल्डन अचार का बिजनेस मैंने और मेरे पति ने शुरू किया है और उसे हम ही संभाल रहे हैं, आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से। तो क्या हो गया, हम भी इस घर के सदस्य हैं, मदद कर रहे हैं आपकी, तो पैसे पर बराबर का हमारा हक है। हाँ भैया, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है, वो पहले भी मुझे काफी बार इस बारे में बोल चुकी है। अरे तो गलत क्या कह रही है तुम्हारी भाभी? विवेक सही तो कह रही है, ये बिजनेस हमारा जमाया हुआ है, इस पर हमारा हक ज्यादा है।
और हम बड़े हैं, हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ही अचार के बिजनेस और पैसे को लेकर सभी में बहुत ज्यादा बहस होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो लड़ाई का रूप ले लेती है और प्रिया गुस्से में बोलती है, बस बात खत्म हुई। ठीक है, तो फिर अगर आपको अपने गोल्डन अचार के बिजनेस पर इतना ही गुमान है ना, तो आज से आप अपना बिजनेस अकेले संभालिए। मैं और मेरा पति अलग बिजनेस शुरू करेंगे, और वो भी अचार का। तो कर लो ना, जो करना है कर लो, लेकिन हमारे जितनी तरक्की तुम कभी नहीं कर पाओगे। हाँ भाभी, आपका ऐसा सोचना शायद गलत है। बोलिए मत, मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ और आप ही के पति का छोटा भाई हूँ। बिजनेस की अच्छी जानकारी मुझे भी है। ठीक है, तो फिर जाओ कमाई करो खुद की, तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है और उड़ाना कितना ज्यादा आसान है। इस लड़ाई के बाद से विवेक का जो सपना था अपना अलग अचार का बिजनेस खोलने का, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। नींबू, मिर्च, आम, ये सारे अचार तो लोग घरों में खाते ही हैं, और वो सब कुछ तो दीदी और भैया बनाकर बेच ही रहे हैं। हमें कुछ अलग अचार बनाकर बेचना होगा। अलग से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब हमें कोई ऐसा अचार बनाना होगा जो मार्केट में कोई ना बेचता हो, जो पहले कभी किसी ने खाया ना हो। वैसा कौन सा अचार है जो मार्केट में नहीं है? काफी सोचने के बाद प्रिया एकदम से चुटकी बजाते हुए कहती है, क्यों ना हम काशी फल का अचार बनाकर बेचे। ये क्या बोल रही हो? काशी फल का अचार कौन खाएगा? जब हम बनाकर बेचेंगे तब वो भी खाएंगे। बस अब हमें काशी फल का अचार ही बनाना है और उसको बेच कर दिखाएंगे, क्योंकि मार्केट में पहले से ही गोल्डन अचार बहुत ज्यादा फेमस है, तो हम गोल्डन अचार का ही नाम इस्तेमाल करेंगे। सारी बातें सोचने समझने के बाद प्रिया और विवेक दोनों गोल्डन अचार के नाम से ही मार्केट में अपना काशी फल का अचार बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। और अपने काशी फल के अचार की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रविवार के दिन विवेक और प्रिया दोनों अपने घर के बाहर एक टेबल पर खूब सारे अचार के डब्बे रखकर जोर से आवाज लगाते हैं, आइए आइए हमारे प्यारे मोहल्ले वालों, आइए। हाँ, भाग कर आइए और खाइए एक नया अचार, काशी फल का अचार। तो आइए और ले जाइए सस्ते अच्छे दामों पर काशी फल का अचार खाइए और नया स्वाद पाइए। प्रिया और विवेक की बात सुनकर मोहल्ले की काफी सारी औरतें वहां पर इकट्ठा हो जाती है। अरे क्या बात है, तूने मधुर बेटा से अलग अचार का काम खोल लिया क्या विवेक? और मिला भी तो क्या काशी फल का अचार? अरे काशी फल का अचार भला कौन बेचता है? नींबू, मिर्ची, आम का अचार तो हर जगह मिलता है, तो इसलिए कुछ नया खाइए ना, ताकि आपको कुछ नया स्वाद भी मिले। अरे नया खाने के चक्कर में काशी फल का अचार थोड़ी ना खा लेंगे, क्या पता स्वाद में कैसा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो हमारे तो पैसे खराब हो जाएंगे। तो बिना खाए आप कैसे फैसला कर सकती है कि काशी फल का अचार अच्छा है या बुरा है? आप पहले खाइए फिर बताइए। विवेक और प्रिया ऐसे ही मोहल्ले की औरतों को बातों में उलझाकर उन्हें काशी फल का अचार बेच देते हैं, और आने वाले दिनों में भी ऐसी खूब सारी एडवर्टीजमेंट करके वो काशी फल के अचार को मार्केट में हर गली हर दुकान तक पहुंचा देते हैं। अब देखना, हमारा काशी फल का अचार ना धीरे धीरे बहुत तरक्की करने लगेगा, और ये गोल्डन अचार के बाकी सारे अचार पानी भरते रह जाएंगे। वही तो, बस हमें अब रिजल्ट का इंतजार है। विवेक और प्रिया का बनाया हुआ काशी फल का अचार मार्केट में उतरता जाता है, लेकिन उसका स्वाद लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और सभी लोग उसकी निंदा करने लगते हैं। और क्योंकि काशी फल के अचार पर गोल्डन अचार का ब्रांड नेम था, इसलिए अब गोल्डन अचार की वैल्यू भी डाउन होने लगती है। पता नहीं विवेक और प्रिया आखिर मिलकर क्या करना चाहते हैं। उनका खुद का बिजनेस चल नहीं रहा और हमारा भी अच्छा खासा बिजनेस बंद कराने में लगे हुए हैं। वही तो बात है जी, इन्हें हमारी कहीं बात समझ में नहीं आ रही, बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अरे काशी फल का भी भला कभी अचार होता है क्या? मुझे लगता है इन दोनों से बात करनी पड़ेगी, उनकी वजह से हमारी अचार की सेल भी डाउन होती चली जा रही है। सही कह रहे हैं आप। चलिए चलकर बात करते हैं। सपना और मधुर दोनों विवेक और प्रिया के पास जाते हैं और कहते हैं, ये तुमने क्या काशी फल का अचार बेचना शुरू कर दिया है, और वो भी हमारे ब्रांड नेम के साथ। तुम्हें पता है तुम्हारे इस काम की वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें तो अपना काम करना है, यही तो मार्केट स्ट्रेटेजी है। कोई आता है कोई जाता है। कोई आता जाता नहीं है, तुम खुद तो आ नहीं रहे हो और हमें भी मार्केट से भगाने की तैयारी कर रहे हो। ऐसे कुछ नहीं भैया, हमारा काशी फल का अचार बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आपके चेहरे से साफ साफ झलक रहा है कि आपको हमारे बढ़ते बिजनेस से जलन हो रही है। मधुर और सपना विवेक और प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोनों लगातार काशी फल के अचार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचने और खिलाने में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक दिन दो औरतें काशी फल के अचार के डिब्बे लिए मधुर के घर आती है और गुस्से में कहती है, अरे ये क्या अचार दे दिया आप लोगों ने हमें? और नहीं तो क्या, ना इसमें स्वाद है ना मसाला है। ऐसा अचार खाने से तो अच्छा हम सूखी रोटी ही खा ले।
क्या हो गया भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हो? और ये कौन सा वाला अचार है? ये काशी फल का अचार है, आप ही बनाते ना इसे? जी मेरा छोटा भाई बनाता है। लेकिन इस पर ब्रांड नेम तो आपका है। गोल्डन अचार और गोल्डन अचार की मालिक तो आप ही है, तो ये काशी फल का अचार भी आप ही ने बनाया होगा। अरे हमें नहीं चाहिए ये अचार, हमें हमारे पैसे वापस दे दो बस। दोनों औरतों की आवाज सुनकर वहां पर सपना आ जाती है। अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो आप दोनों? अपने इस घटिया से काशी फल के अचार को अपने पास रखो और हमें हमारे पैसे वापस दे दो, हमें नहीं खाना ये अचार। आपको पैसे मांगने हैं तो जाकर विवेक और प्रिया से मांगिए, हमसे नहीं। दोनों औरतें काशीफल के अचार के पैसे वापस लेने के लिए मधुर और सपना के सिर पर सवार हो जाती है, जिसके बाद मधुर विवेक को फोन करता है और वो प्रिया के साथ तुरंत वहां आता है। विवेक उन औरतों के पैसे वापस दे देता है और वो वहां से चली जाती है। देख लिया अपने काशीफल के अचार पर हमारे ब्रांड नेम को लगाने का नतीजा। कर्म तुम करो और लोग हमें सुना कर जाए। अरे क्या हो गया, अब जरूरी थोड़ी ना है सबको काशीफल का अचार पसंद आए। एक दो लोगों को काशीफल का अचार पसंद नहीं आया होगा तो दे दिए ना पैसे वापस। विवेक इतना बोल ही रहा था कि उसके फोन पर एक डीलर का फोन आता है, जिससे थोड़े दिन पहले ही उसने काशीफल का ढेर सारा अचार दिया था। विवेक डीलर से बात करता है और फोन काट देता है और धप से सोफे पर बैठ जाता है। क्या हो गया विवेक जी, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो गए? किसका फोन था? डीलर का फोन था, जिसे हमने अपना काशीफल का अचार दिया था ना दुकानों पर ले जाने के लिए। हाँ तो क्या हो गया? क्या कहा उसने ऐसा जो आपकी ऐसी हालत हो गई? उस डीलर का कहना है कि हमारा सारा अचार हमें वापस लेना होगा। मार्केट में कोई भी काशीफल का अचार खाने और लेने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग गोल्डन अचार को थू थू कर रहे हैं। विवेक के मुंह से ये सुनकर मधुर और सपना और भी ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वैसे वैसे गोल्डन अचार के ब्रांड वैल्यू पूरे तरीके से खराब हो जाती है। वहीं विवेक ने अब तक जितनी भी सेविंग की थी वो सब भी पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास जितने भी पैसे थे हमने सारे अपने काशीफल के अचार के बिजनेस में लगा दिए और हमारा बिजनेस पूरे तरीके से ठप हो गया। जितने पैसे हमने लगाए उसका आधा पैसा भी हमें वापस नहीं मिला प्रिया। तो अब हम क्या करेंगे आगे? क्या मुंह दिखाएंगे अपने घर वालों को? हमने तो उन्हें गुस्से में कितना कुछ बोल दिया था। बिजनेस के लॉस के बाद विवेक और प्रिया के बुरे तरीके से तोते उड़ जाते हैं और ऐसे ही एक दिन जब दोनों बैठे हुए थे तभी मधुर और सपना उनके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हो गया विवेक, काशीफल का अचार नहीं जा रहा मार्केट में? हाँ तुम्हें तो बड़ा घमंड था अपने काशीफल के अचार पर, क्या हो गया? अब दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? उड़ा लो भाभी आप हमारा मजाक, जबकि आपको तो सारी सच्चाई अच्छे से पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। और नहीं तो क्या भैया, यहाँ मैं सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूब गया और आप हो कि मुझे ताना मार रहे हो। विवेक और प्रिया की बातें सुनकर सपना और मधुर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी मधुर विवेक को और सपना प्रिया को अपने गले लगा लेती है और कहती है, उदास मत हो प्रिया। एक बात बताओ विवेक, तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फैसला है? 10 साल का फैसला है भैया, पर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? तो ये 10 साल का फैसला होने की वजह से मैं तुम्हारे पिता समान हुआ कि नहीं? अगर मैंने तुम्हें अपना बच्चा समझकर डांट दिया, तुम्हें कोई चीज समझा दी, तो क्या मैं गलत हो गया? और प्रिया तुम तो मेरे लिए छोटी बहन जैसी हो। विवेक छोटा सा था जब मैं इस घर में आई थी, उसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुमसे जलती हूँ या तुम्हारा बुरा सोचती हूँ? हम दोनों तो हमेशा से तुम्हारा अच्छा चाहते थे, अभी भी चाहते हैं कि तुम्हारा खुद का बहुत नाम हो, खुद की पहचान हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऐसे हमसे अलग होकर ये सब कुछ करो। तुम दोनों ने भले ही अलग होने का फैसला ले लिया, लेकिन हमारे ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके भी तुम वो कमाई नहीं कर पाए जो कमाई तुम करना चाहते थे। उल्टा तुम दोनों ने अपने साथ साथ हमारे अचार को भी डुबो दिया। बताओ, क्या अभी भी हम दोनों गलत है? मधुर और सपना की बातें सुनकर विवेक और प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों ही मधुर और सपना से माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था कि आप जो मुझे समझा रही है वो मेरे लिए कितना सही है। बिल्कुल भैया, छोटा होने के नाते आपने कभी मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ आने ही नहीं दिया। गोल्डन अचार का बिजनेस भी हमेशा आप ही ने संभाला, मैं तो बस हल्का फुल्का सा आपका हाथ बटा दिया करता था। लेकिन फिर भी हम दोनों पति पत्नी का हर एक खर्चा आप हंसते हंसते उठा लेते थे और बदले में बस हमें वही शिक्षा देते थे जो हमारे लिए सही है। अब हम सारी बात समझ गए और अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, इसीलिए अब काशीफल का अचार का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और अब मार्केट में वही गोल्डन अचार आएगा जो पहले जाता था।
विवेक और प्रिया की बातें सुनने के बाद मधुर और सपना बहुत खुश हो जाते हैं और एक बार फिर से दोनों भाई मिलकर गोल्डन अचार के बिजनेस को चलाने लगते हैं। और थोड़ी वक्त में गोल्डन अचार का नाम फिर से मार्केट में वैसे ही दौड़ने लगता है जैसे पहले दौड़ा करता था। आकाश, अब लग रहा है ना हमारा घर घर। हाँ, इतने सालों तक किराए के मकान को अपना घर कहते रहे, अब फाइनली अपने घर को अपना कहेंगे हम। प्रिया और आकाश काफी खुश थे और होते भी क्यों ना, गांव से निकलकर शहर में उन्होंने अपना घर बनाया था। सुनो ना, मैं सोच रहा हूँ कि अब मम्मी पापा को भी गांव से बुला लेते हैं। मम्मी पापा को अभी नहीं, अभी फर्नीचर का काम बाकी है ना, अभी हमने अपना घर अच्छे से डेकोरेट भी नहीं किया है। ये बात भी ठीक है, तो फिर हम पहले पूरा घर सेट कर लेते हैं, फिर उन्हें बुला लेंगे। हाँ, प्रिया और आकाश बात कर रहे थे कि बीच में उनका 10 साल का बेटा मोंटी बोला, मम्मी पापा मेरे कमरे में स्पाइडरमैन वाला डेकोरेशन करना। हाँ, तेरा कमरा तेरे मन जैसा ही बनेगा बेटा। फिर मैं अपने दोस्तों को घर बुलाकर खूब चिढ़ाऊंगा। कुछ दिनों में प्रिया और आकाश के घर में एक से बढ़कर एक फर्नीचर लगा दिया जाता है। वाह, ये सोफा कितना सॉफ्ट है ना। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बेड तो इससे भी ज्यादा कमाल का है। मेरा मन करता है यही सोफे पर सो जाओ। अब इतना खर्चा किया है तो क्वालिटी का ही काम हुआ है, सालों साल टूटने की कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो अब तो सब हो गया, अब तो मम्मी पापा भी आ जाएंगे। हाँ, पहले तो किराए का मकान बोलकर नहीं आते थे, मैंने तो उनके कमरे में भी बहुत अच्छा बेड लगवाया है। मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। आकाश अपनी माँ अनीता को फोन लगाता है। हाँ बोल बेटा, कैसे फोन किया? मम्मी, यहाँ पर सब हो गया है, आप लोग बस रहने आ जाओ अब। अरे बेटा, गांव छोड़कर शहर में रहना कैसा लगेगा हमें? मम्मी, अब आप ऐसे मत कहो, कितनी मुश्किल से तो मैंने ये घर खड़ा किया है, और आप ही लोग रहने नहीं आओगे तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा ठीक है, तू उदास मत हो, मैं तेरे पापा से बात कर लूंगी। ठीक है, आ ही जाना अब आप लोग। वैसे भी मोंटी बहुत याद करता है आपको। हाँ, आ जाएंगे। आकाश से बात करने के बाद अनीता अपने पति मनोहर के पास जाती है। सुनिए जी। कहो भाग्यवान। आकाश का फोन आया था, कह रहा है कि मम्मी पापा शहर में रहने आ जाओ अब। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, आ जाएंगे। अब जब तुमने कह ही दिया है तो फिर चलो चलते हैं। लेकिन मुझे अपनी गृहस्थी छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हमने जो अपनी जिंदगी में जोड़ा है वो ले चलते, बेटे बहू के लिए ही तो इकट्ठा किया है सब। हाँ, सही कहा। तो फिर मैं जाकर बबलू को ट्रक लाने को बोल देता हूँ, हम अपना सामान भी साथ ले चलेंगे। ठीक है, बहू भी खुश हो जाएगी कि उसकी सास उसे कितना सामान दे रही है। हाँ, अब तुम देख लो क्या ले जाना है क्या छोड़ना है। अरे कुछ नहीं छोड़ना, यहाँ कौन देखेगा इन सबको? तो फिर सब कुछ पैक कर लो। अनीता खुश होकर सारा सामान बांध लेती है और अगली सुबह सब कुछ ट्रक में रखकर दोनों पति पत्नी शहर में अपने बेटे के घर आ जाते हैं। लो, आ गया भाई तुम्हारे बेटे का घर। अरे तुम्हारा भी बेटा है, मेरा अकेले का थोड़ी ना है। चलो चलो अंदर चलो। मनोहर और अनीता घर के अंदर आते हैं। अरे मम्मी पापा आप आ गए, मुझे बताया भी नहीं। अरे तू ही तो कह रहा था आ जाओ आ जाओ, अब जब आ गए तो कह रहा है बिना बताए आ गए। अरे नहीं मम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। आपका बैग कहाँ है? बाहर है क्या? मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे बेटा, एक बैग नहीं है, तू अकेला मत जा, किसी और को भी ले जा। किसी और को मतलब? अच्छा, आप पुराना संदूक लाए होंगे। मनोहर कुछ जवाब देता तब तक ट्रक वाले आदमी सामान को घर के अंदर लाने लगे। अरे ये क्या है, तुम लोग सब कहाँ से ला रहे हो? हमारे घर का सामान नहीं है ये। अरे बहू लाने दे, ये सब हम लाए हैं तेरे लिए। मेरे लिए? पर मम्मी जी यहाँ तो पहले ही सब कुछ है। अरे वो कोई सामान है जो मैं लाई हूँ, वो देख, सोफा, बिस्तर, चटाई, बर्तन, सब कुछ लाई हूँ तेरे लिए। पर ये सब तो यहाँ भी है ना माँ, अब आप अपना सामान कहाँ रखेंगे? तुम्हारे सामान की जगह। ये क्या कोई सोफा है? कैसा सोफा है ये? क्यों, क्या खराबी है मम्मी? अरे बेटा, ऐसे गुदगुदे सोफे बस देखने में अच्छे हैं, असल में तो बहुत दर्द होता है कमर में इनसे। तो फिर अब क्या करें माँ जी? अरे करना क्या है, हटाओ इसे यहाँ से और मेरा सोफा लगा लो। अनीता प्रिया के लगाए सोफे की जगह अपने साथ लाई बांस का सोफा रखवा देती है। अपनी सास के आगे प्रिया कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन अकेले में आकाश को छोड़ती नहीं है। आकाश, क्या है ये सब? अब हमारा सोफा ऐसे आंगन में खुले में पड़ा हुआ है। प्रिया, इतना क्यों सोच रही हो? ये घर मम्मी का भी तो है, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत अपने मन का करने दो। ठीक है, लेकिन हमारा सोफा कितना अच्छा था। अरे कोई बात नहीं, बाकी की चीजें तो तुम्हारी पसंद की है ना। शायद ठीक कह रहे हो तुम। प्रिया खाना बनाने के लिए किचन में पहुंचती है और देखती है वहां उसकी सास पहले से ही खड़ी है।
मम्मी जी कुछ चाहिए आपको? नहीं बहू, मैं तो बस देख रही थी तूने रसोई का क्या हाल कर दिया है। हाल मतलब मम्मी जी कुछ खराबी लग रही है क्या? खराबी तो नहीं, पर ये क्या है बहू, सब तरफ बस कांच के ही बर्तन, कटोरा भी कांच का। मम्मी जी कांच के बर्तन अच्छे लगते ना मुझे, इसलिए। अरे पर बहू बहुत खतरा है इससे। कैसा खतरा? अब देखो ये कांच का गिलास है, कल को ये हाथ से छूट गया और उस पर किसी का पैर पड़ गया तो? लेकिन मम्मी जी हाथ से छूटेगा क्यों? प्रिया की बात सुनकर अनीता ग्लास को जमीन पर पटक देती है, जिससे कांच के टुकड़े सब तरफ बिखर जाते हैं। ये क्या किया मम्मी जी, आपने ग्लास क्यों तोड़ दिया? बहू तुझे दिखाने के लिए, गलती से किसी के हाथ से गिर सकता है ना। तो एक काम कर, ये सारे बर्तन हटा दे और जो मैं लाई हूं ना वो इस्तेमाल कर। लेकिन मम्मी जी। बहू लेकिन कुछ नहीं, तेरे भले की बात है। चल अब ये स्टील के बर्तन लगा ले। ठीक है। प्रिया का मूड खराब हो चुका था, लेकिन वो फिर भी अपने कांच के स्टाइलिश बर्तनों को एक डब्बे में पैक करके रखती है और स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगती है। ये क्या प्रिया, इतने पुराने बर्तनों में खाना? पुराने बर्तन किसको बोल रहा है बेटा तू? है भूल गया क्या इन्हीं बर्तनों में खाना खाते हुए बड़ा हुआ है तू? हाँ तो मम्मी ये बर्तन अब तो पुराने ही हो गए ना। अभी प्रिया ने नया क्रॉकरी सेट भी लिया था, वो देखा आपने? देख भी लिया और हटा भी दिया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर मम्मी, अरे अब तो अपनी माँ से सवाल जवाब करेगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे मम्मी, ये घर आपका ही तो है। सभी लोग खाना खाकर फ्री हो चुके थे और प्रिया ने अपने सास ससुर के कमरे में उनके लिए सारी तैयारी कर दी थी। बहू ये क्या कर रही है? मम्मी जी आप लोगों का बेड रेडी कर दिया है मैंने। लेकिन ये क्या है, तूने हमारा पलंग क्यों नहीं लगवाया यहाँ? हम लाए थे ना। हाँ मम्मी जी, लेकिन वो तो पुराना पलंग है ना, ये नया है। आप बैठ कर देखिए कितना सॉफ्ट है। यही तो दिक्कत है बहू, ऐसे गद्दे में सोने से कमर दर्द होता है। अब तू क्या चाहती है, बुढ़ापे में हमारा शरीर खराब हो जाए? नहीं नहीं मम्मी जी, आप एक रात सोकर तो देखिए। तू ना जरा हथौड़ा लेकर आना। क्यों मम्मी जी? अरे ला तो। अभी लाती हूँ। प्रिया हथौड़ा लेने बाहर जाती है और आकाश उसके हाथ में हथौड़ा देखकर पूछता है, तुम किसका सर फोड़ने जा रही हो? आपकी मम्मी का। अरे ऐसा क्या हो गया? आप खुद ही चलकर देख लो ना। चलो भाई, ऐसा भी क्या हो रहा है कमरे में हथौड़े से? प्रिया हथौड़ा अपनी सास को देती है और उसकी सास एक ही बार में हथौड़ा उसके नए नवेले बेड पर मारती है। ये क्या किया मम्मी जी? मम्मी आपने हमारे बेड को क्यों मारा? देख लो तुम खुद ही, ये कोई क्वालिटी है? एक बार में टूट गया। कैसा खराब पलंग है यह, हटाओ इसे और हमारा वाला पलंग लगाओ यहाँ। लेकिन मम्मी जी आपका पलंग कितना मजबूत है, उसे भी चेक करने दीजिए तो फिर। अरे उसे गांव से चेक करके आई हूँ और तुझे भी चेक करवा दूंगी। हाँ ठीक है। प्रिया और आकाश नया बेड कमरे से हटाकर पुराने बेड को रख देते हैं। अब करवाइए चेक मम्मी जी। बहू आ, लेट कर देख। है? अरे घबरा मत, हमारा पलंग बहुत मजबूत है, तू लेट कर देख। प्रिया बेड पर लेट जाती है। अरे आराम से लेट देख, कुछ हुआ क्या मेरे पलंग को? नहीं। देख इससे कहते हैं मजबूती। चल अब तू जा और हमें सोने दे। प्रिया उठकर अपने कमरे में आ जाती है। आकाश ये क्या है, इतना महंगा बेड ऐसे तोड़ दिया मम्मी जी ने। वो तो जब से आई है अपने मन का ही करे जा रही है। अरे प्रिया, एक तो मम्मी पापा इतने मुश्किल से यहाँ आए और तुम क्या चाहती हो मैं उन्हें भगा दूं यहाँ से? वो मतलब नहीं था मेरा। मुझे पता है, पर देखो ना वो गांव से आया है, उनका कंफर्ट जोन वही है। और मेरे कंफर्ट का क्या? अरे तुम्हारा बेड तो है तुम्हारे पास। मुझे तो डर है कहीं इसे भी ना बदलवा दे। वो 2 बेड लाई है ना वहां से। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले दिन प्रिया नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी और उसकी सास मोंटी के साथ बैठी हुई थी। मोंटी बेटा, क्या तू दिन भर घर में पड़ा रहता है? तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है क्या? है ना दादी, बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन तू तो कहीं जाता नहीं है, ना तेरे दोस्त यहाँ आते हैं। सब लोग अपने फोन से ही खेलते हैं दादी। ये भी कोई बात हुई? तू अपने दोस्तों को हमारे घर बुला ले, मैं भी मिलूंगी इनसे। ठीक है दादी, मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। मोंटी अपने दोस्तों को घर बुला लेता है और उसके दोस्तों को देखकर अनीता और मनोहर काफी खुश होते हैं। पुराने दिनों की याद आ गई। आकाश के दोस्त भी ऐसे ही घर आते थे। हाँ, और खूब बातें करते थे। इन बच्चों को हम कहानी सुनाएंगे, कितने प्यारे बच्चे हैं। ये बच्चे इन्हें प्यारे लग रहे हैं। 5 मिनट में मेरे घर का क्या हाल कर दिया है। मोंटी, ये लो अपने दोस्तों को नाश्ता दे दो। आ रहा हूँ मम्मी। मोंटी नाश्ता लेने किचन में आता है। प्रिया उससे कहती है, मोंटी कब तक जाएंगे ये दोस्त तुम्हारे? क्या मम्मी, अभी तो आया है, इतने जल्दी कैसे चले जाएंगे? ठीक है, लेकिन ज्यादा शोर मत मचाना। हाँ, अब जाओ। हाँ जाना।
मोंटी अपने दोस्तों को नाश्ता देता है और सभी बच्चे उसके दादा दादी के पास बैठ जाते हैं। अनीता और मनोहर मिलकर मोंटी और उसके दोस्तों को खूब सारी कहानियां सुनाते हैं। तुम लोग कभी भी यहाँ खेलने आ सकते हो। हाँ बच्चों, बिल्कुल, तुम लोग कभी भी आ सकते हो, हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं। मोंटी के दोस्त खुश होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। दादाजी दादी जी बहुत मजा आया। मम्मी तो कभी मेरे दोस्तों को आने ही नहीं देती। अब ये साफ सफाई करनी पड़ेगी बेटा, इसलिए आने नहीं देती हूँ। अरे बच्चे नहीं खेलेंगे तो क्या हम खेलेंगे? अब मम्मी जी से क्या ही कहूँ, या तो कोई नहीं सुनने वाला मेरी। कोई समस्या नहीं होगी बहू, मैंने दुनिया देखी है, मेरी बात मान। अनीता जबरदस्ती प्रिया के कमरे का बेड भी बदल देती है और कुछ दिनों में धीमे धीमे प्रिया के फर्नीचर की जगह अपना फर्नीचर लगा देती है। आकाश, अब भी आप कुछ नहीं कहेंगे? अब मैं क्या कहूँ प्रिया, मम्मी पापा को बुरा लग जाएगा। वो कहेंगे कि मैं पत्नी के इशारों पर नाच रहा हूँ। मैं आपको इशारों पर नहीं नचा रही हूँ। हमारा इतना महंगा फर्नीचर आंगन में पड़ा हुआ है। उन्होंने हमारे सोफे पर गेहूं चावल के बोरे रखे, चूहे खा रहे हैं हमारा सोफा। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मम्मी पापा हमारे साथ ही रहेंगे तो उन्हें भी करने दो ना अपने मन का। इससे तो अच्छा किराए का घर ही था। आकाश प्रिया की बात सुनकर रह जाता है। तभी प्रिया को बच्चों के हंसने की आवाज आती है। वो आंगन में जाकर देखती है मोंटी के दोस्त उसके बेड पर कूद रहे थे। ये क्या कर रहे हो तुम सब? चलो हटो यहाँ से। बहू, बच्चों पर क्यों चिल्ला रही हो? देखिए ना मम्मी जी, बच्चे खराब कर रहे हैं सब। बहू, ये सब तो पहले से ही खराब था। बच्चे नहीं कूदेंगे तो क्या मैं और तुम्हारे ससुर जी कूदेंगे? ठीक है, जो अच्छा लगे करो। प्रिया आकाश के पास आती है और कहती है, देखा अब क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? हमारा फर्नीचर तो वैसे ही खराब हो रहा है, इससे अच्छा हम इसे बेच देते हैं, कम से कम कुछ तो पैसे मिलेंगे इसके। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी कबाड़ी वाले राजू भैया को बुला लेता हूँ। आकाश कबाड़ी वाले राजू को घर पर बुलाता है। ये तो बुरा कबाड़ में ही जाएगा, इसका कुछ ज्यादा नहीं मिल पाएगा आपको। फिर भी कितना दोगे? 7,000 रुपया। बस इतना सा? अरे हालत देखो इसकी, जगह जगह से टूट गया। ठीक है, ले जाओ आप। भाभी आप समझदार हो जो मान गई। वो तो मैं हूँ जो 7,000 दे रहा हूँ। हाँ भाई हाँ, दे दो और ले जाओ। प्रिया और आकाश अपना फर्नीचर राजू कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। वाह बहू, आंगन खाली कर दिया तूने। अब यहाँ धूप में मेरे कंबल भी सूख जाएंगे। मम्मी जी, ये कंबल गांव से लाने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? मैंने देखा तुम्हारी यहाँ के रजाई कंबल ठंड तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। मेरे ये कंबल है 30 साल पुराने, आज तक वही गर्मी देते हैं। ठीक है मम्मी जी, आप लोग ही ओढ़िए। प्रिया कंबलों को धूप में डालकर अपने कमरे में आ जाती है। शाम के समय मनोहर और अनीता हॉल में आग जलाकर बैठ जाते हैं। अरे दादी, आप लोगों ने आग क्यों लगा ली? हाथ पैर सेंकने के लिए बेटा। लेकिन दादी हीटर तो लगा हुआ है कमरे में। अरे ये आग जो ठंड दूर करती है ना, वो हीटर थोड़ी ना करेगा। मम्मी जी, धुएं से दीवारें काली हो रही हैं। बहुत चिंता मत कर, इससे मच्छर भी भाग जाते हैं। मच्छर के चक्कर में मैं अपने घर की दीवारें काली कर लूं? पहले पता होता तो काली ही करवाती दीवारें सारी। बहू तू जा आलू लेकर आ, इसमें भून कर खाएंगे। जी लाती हूँ। प्रिया अपने सास ससुर के तौर तरीके देखकर परेशान भी होती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। अगले दिन अपनी सास को घर की लाइट बदलवाते देखकर वो कहती है, मेरे घर की तो काया पलट कर दी मम्मी जी ने। ऐसा लगता है गांव में आकर रह रही हूँ। क्या खुद में बड़बड़ाती रहती हो? आप तो कुछ बोलिए मत। प्रिया आकाश से गुस्सा होकर बैठ जाती है। इधर अनीता और मनोहर एक साथ बैठे धूप खा रहे थे। यहाँ तो धूप भी उतनी अच्छी नहीं निकलती है। अरे भाई शहर है ये, अब यहाँ गांव की तरह हवा पानी शुद्ध थोड़ी ना मिलेगा। हाँ वो तो है। वैसे आपको कैसा लग रहा है यहाँ? अब इतने सालों तक गांव में रहा हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा मन लगने में। वैसे मन तो मेरा भी नहीं लगता, लेकिन ठीक हो जाऊंगी। हाँ, बेटे ने इतने प्यार से बुलाया है, कुछ दिन तो रहो आराम से। अब तो हमेशा ही यहाँ रहना है। अनीता और मनोहर अपने गांव के दिनों को याद कर रहे थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अनीता प्रिया के घर का रंग रूप सब बदल चुकी थी। ये स्टील के बर्तन मेरी ये किचन में बिल्कुल सूट नहीं करते। बहू क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी। तो मेरा एक काम कर दे, मेरे ये सारे बर्तन ना एक बोरे में भर दे। क्यों मम्मी जी? तो अपने कांच के बर्तन ही इस्तेमाल कर। अरे वाह, थैंक यू मम्मी जी। प्रिया खुशी खुशी अपने बर्तन बाहर निकाल लेती है। तभी मनोहर अनीता को आवाज देता है, अरे भाग्यवान, चलो अब। मम्मी पापा आप लोग कहाँ जा रहे हो? और ये 2 लोग कौन है?
जाओ जाओ, तुम दोनों सारा सामान निकाल कर लाओ, जाओ भाई। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ, हम तो अपने गांव अपने घर वापस जा रहे हैं। अरे पर कुछ दिन तो रहते हैं। हाँ मम्मी जी, यहाँ भी तो सब कुछ सेट था। नहीं बहू, यहाँ गांव जैसा आनंद नहीं है, हमें जाने दो। ठीक है, लेकिन फर्नीचर? अरे नालायक, फर्नीचर हमारा है तो हम ले जा रहे हैं अपने साथ। प्रिया और आकाश एक दूसरे का चेहरा ताकते हैं और देखते ही देखते उनका घर खाली हो जाता है। अच्छा बहू, अब हम चलते हैं। अनीता और मनोहर अपने बेटे बहू को खाली घर के साथ छोड़कर अपने गांव चले जाते हैं। मम्मी पापा, अब क्या हम जमीन पर सोएंगे? इतना खर्चा किया था सब बनवाने में, अब फिर करना पड़ेगा। तब तो मेरी एक ना सुनी, मम्मी पापा को बुरा लग जाएगा। अब देखो क्या बुरा लग रहा है, सो जाओ जमीन पर। आकाश और प्रिया अपना फर्नीचर बेचकर पछताते हैं और अपने घर की धुएं से काली हुई दीवारों को देखकर दुखी होते हैं।